नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर पाटीदार होम्योपैथिक सेंटर भोपाल और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील पाटीदार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक फंक्शनल डिसऑर्डर की जिसको कि आईबीएस कहा जाता है। दोस्तों आईबीएस यानी कि इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, ये एक अपनी जो बड़ी आंत होती है, बोवेल जो होती है जिसको कि आंत या इंटेस्टाइन कहा जाता है। दोस्तों ये इसका एक डिसऑर्डर है, इसकी एक बीमारी है। दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि ये क्या होती है और इसके पीछे क्या कारण होते हैं, और साथ में हम बताएंगे आपको कि जो है मरीजों में क्या तकलीफें हो जाती हैं इससे और किस तरह इसका प्रिवेंशन मैनेजमेंट किया जाए, और साथ में होम्योपैथिक किस तरह आपको इससे निजात दिला सकती है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं कि आईबीएस क्या है। दोस्तों आईबीएस यानी कि इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, जैसे कि आपकी जो बड़ी आंत है ये इरिटेट हो जाती है। इरिटेट, सपोज कि आप जब किसी से इरिटेट होते हैं तो आप अपना स्वाभाविक जो एक नेचर होता है उससे हटके जो है आप बिहेव करने लगते हैं। उसी तरह जो है ये बड़ी आंत जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है आपकी, दोस्तों ये अपने जो एक स्वाभाविक जो उसका एक काम है, एक जो रूटीन उसका जो सिस्टम है उससे वो हटके जो है एक अलग ही जो है रिस्पॉन्स करने लगती है। और ये वजह बनती है आपकी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की और डायरिया की। इस तरह की जो है सिचुएशन मरीजों को हो जाती है और कई बार ये अनडाइग्नोज्ड रहती है, पता ही नहीं चलता है कि व्यक्ति आईबीएस से सफ़र कर रहा है। दोस्तों देखा गया है कि 10 से 15% पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट जो है आईबीएस की समस्या देखी जाती है और फीमेल जो है इससे खासकर की जो है वो ग्रसित रहती है। तो दोस्तों ये सब रही आईबीएस के बारे में जानकारी, और अब हम बात करते हैं कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है किस तरह अपना ये काम करता है। जैसे कि आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो है माउथ से खाना आपका फूड पाइप से होते हुए स्टमक में आता है। स्टमक के बाद ड्यूडिनम, जुजिनम, इस तरह जो है ये डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद जो है आपका पहुंचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में। दोस्तों जो लार्ज इंटेस्टाइन है आपकी, यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और जो न्यूट्रिएंट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है नहीं एब्जॉर्ब हो पाए हैं, तो वहाँ इनका एब्जॉर्प्शन होता है। साथ में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। लास्ट में आपका फीकल मटेरियल बचता है जो कि आपके रेक्टम के थ्रू जो है ये बाहर शरीर से कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि जो है वोवेल आपकी जो है इरिटेट हो गई है, अपना जो स्वाभाविक उसकी जो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ये इसने डिस्टर्ब हो गया है इसमें, तो आपको जो है कई तरह की तकलीफें इसमें देखने को मिलती हैं। कई बार है कि ये जो है तेज तेज उसकी गति होने लगती है आंतों की, जिससे की वजह से आपको डायरिया कॉज हो सकता है। कई बार जो है ये वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपको हार्ड स्टूल यानी कि कॉन्स्टिपेशन से भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसके पीछे आखिर कारण क्या होते हैं। तो कारण दोस्तों मेडिकली आज तक जो है इसका कोई विशेष ठोस कारण अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है कि आखिर आईबीएस होता क्यों है। लेकिन कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्लिनिकल में देखे गए हैं कि जिनकी वजह से अपन आईबीएस को कहते हैं कि इनमें जो है ये ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री में यदि आपके ब्लड रिलेशन में आपकी फैमिली में यदि आईबीएस की हिस्ट्री है तो आपको भी होने के चांस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। दोस्तों जो सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज इसका जो है वो है दोस्तों स्ट्रेस। और अधिकतर ये देखा गया है कि ये आंतों की बीमारी ना हो गए दोस्तों, ये एक कहना चाहिए कि एक मानसिक बीमारी को ज़्यादा ये जो है प्रेफर करती है कि जब आपके माइंड में स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, आप चिंता में रहते हैं, आप तनाव में रहते हैं, तो आपकी वोबल मूवमेंट जो है वो प्रॉपर फंक्शन अपना नहीं कर सकती है। तो स्ट्रेस का कहना चाहिए कि इसमें फिजिकल स्ट्रेस भी हो गया, मेंटल स्ट्रेस भी हो गया। फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस जो है दोस्तों, यदि आपको किसी तरीके का ट्रॉमा हुआ है, किसी तरह की इंसल्ट हुई है, या आप जो है किसी काम में आप डिसअपॉइंट हो गए हैं, आप ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, आप का कोई मैरिटल इशू चल रहा है, जो लोग भी स्ट्रेस, एंजाइटी, इस तरह का जो केस जिनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं दोस्तों, उनमें देखा गया है कि ये आईबीएस की समस्या जो है ज़्यादा देखी जाती है, जो कि स्ट्रेस इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दोस्तों अगला अपन जो कारण की बात करें इसमें कि और क्या कारण हो सकते हैं, दोस्तों फीमेल्स में ये जो है ज़्यादातर देखने में मिलता है। तो इस तरह जो है अभी रिसर्च चल रही है इसकी कि हो सकता है ये कोई हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी जो है यदि एक हो सकता है, इसके बारे में अभी
रिसर्च चल रहा है दोस्तों। टाइप्स की बात अपन करते हैं इसमें कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स को एक्चुअली सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया गया है कि यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसको IBS-C कहेंगे। यदि आपको डायरिया रहता है, बार बार मोशन जाना होता है, आपको पतले दस्त आते हैं तो इसको IBS-D कहेंगे। मिक्स यानी कि IBS-M जिसमें कि आपको अल्टरनेट डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा दोस्तों, ये भी एक सिचुएशन बनती है। और कई बार ये देखा जाता है कि ना आपको डायरिया है ना कॉन्स्टिपेशन है, उसको उसको IBS-U कहा जाता है। तो ये इसके कुछ टाइप्स रहे और आपको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ये देखना रहता है कि आपको कौन सी टाइप्स का जो है IBS की समस्या है इसमें। दोस्तों जो प्रमुख सिम्टम है इसके, इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि सबसे पहले ये कि यदि आपको कब्ज रहता है और पेट आपका अच्छे से साफ नहीं होता है, कुछ भी आप करते हैं, कुछ भी मंथ में 2-4 बार आपका डाइजेशन गड़बड़ हो ही जाता है, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है यानी कि सख्त स्टूल आती है, आपको जोर लगाना होता है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है। कई बार होता है कि इसमें फ्रीक्वेंट आपको जाना होता है, सुबह उठे तो तुरंत भागना है या फिर जो है खाना खाने के बाद तुरंत भागना है। इस तरह जो है आपको फ्रीक्वेंट मोशन आएगा, फ्रीक्वेंट स्टूल की डिजायर होगी दोस्तों, और आप समझ नहीं पाएंगे कि ये आखिर हो क्यों रहा है। मैं तो इतना अच्छा ध्यान रख रहा हूँ, अपना सारा कुछ अच्छे से डाइट ले रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसके बाद जो है ये समस्या आती है दोस्तों, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि डाइजेशन आखिर क्यों गड़बड़ हो रहा है इसका। और जो सिम्टम है दोस्तों की परफॉर्मेंस पे आपके जो इफेक्ट आता है इसमें, यदि आप इसका एक मार्क सिम्टम भी है कि यदि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू जाने देने से पहले जो है आपको एक बेचैनी हो जाएगी, एक एंजाइटी हो जाएगी, जिसके चलते आप अपना परफॉर्मेंस पे फोकस ना करने की बजाय आप अपने डाइजेशन पे फोकस करेंगे कि पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ फिर इंटरव्यू देने जाऊंगा। एग्ज़ाम हो सकता है आपका, किसी के साथ डेट हो सकती है, किसी तरह के पर्टिकुलर इवेंट के बाद से पहले आपको जो है मोशन आपका गड़बड़ हो जाएगा। आपको फ्रीक्वेंट मोशन की डिज़ायर, आपको मान लो ट्रेन पकड़नी है रात को 11 बजे, लेकिन आपको 8-9 बजे से ही जो है ये सब शुरू हो जाएगा और एट ए टाइम ही ये शुरू होता है। उसका एक जो कारण है दोस्तों ये स्ट्रेस और एंजाइटी ये है। आप परफॉर्मेंस एंजाइटी या कहें कि अपन एंटीसिपेटरी डायरिया टाइप का जो है ये सिम्टम होता है इसमें। अच्छे वाले थे, ठीक ठाक है सब, लेकिन जब जाना है तो आपको जो है यहाँ पे एक ट्रिगर करता है एक फैक्टर, जिसमें कि जिसकी वजह से आपको बार बार फ्रीक्वेंट मोशन के लिए जाना होता है और आपका इसमें परफॉर्मेंस पे, जो आप जाने वाले थे, जो काम करने वाले थे, उस पर इम्पैक्ट इसका पड़ता है दोस्तों। ये सब इसके जो है प्रमुख कारण रहे, सिम्टम्स रहे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्रैम्प्स भी आते हैं, यानी कि हाथों में जो है एक मरोड़ वाला एक दर्द होता है कि किसी ने जो है स्क्वीज कर दिया हो हाथों को अपने, एक पेन होने लगता है जो कि लोअर एब्डोमेन में होता है। और कई लोगों को जो है ये क्रैम्प्स स्टूल के साथ में, स्टूल के बाद में जो है, या कभी भी जो है, कभी भी अच्छे खासे बैठे हुए हैं और उनको जो है ये एब्डोमेन में क्रैम्प्स चालू हो गए। अक्सर लोग बताते हैं कि सर हम तो इतना अच्छा खाते हैं और फाइबरस डाइट लेते हैं और सलाद लेते हैं, जूस लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, कोई तली हुई चीज़ें नहीं खाते हैं, फिर भी हमें ये समस्या हो जाती है। तो दोस्तों उसका कारण आपका मानसिक रहता है, यानी कि आपके ब्रेन का जो सिग्नल्स लाने ले जाने का काम आपकी आंतों के साथ जो है ये डिस्टर्ब हो गया बेसिकली इसमें, और ये एक गंभीर समस्या है दोस्तों। और इसमें मैं अक्सर यही सजेस्ट करता हूँ कि आप खुद नोट कीजिए कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है, क्या आप खाते हैं तो जिसकी वजह से तकलीफ बढ़ जाती है, उनको आपको कट ऑफ करना रहेगा। यहाँ पे वो चीज़ कुछ भी हो सकती है दोस्तों। जो चीज़ अच्छी भी है, लाइक ककड़ी खीरा हो गया, या टमाटर हो गया, मूली हो गया, इस तरह के यदि सलाद वाले आइटम है, यदि ये भी आपको इरिटेट कर देते हैं वोवेल को वहाँ पे, और इसके बाद आपको एक्सेसिव गैस बनने लगती है, और या आपको डायरिया हो जाता है, या आपको कब्ज हो जाता है, तो दोस्तों आपके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। कई लोग पत्ता गोभी की शिकायत करते हैं कि हमें पत्ता गोभी खाने के बाद दिक्कत हो जाती है। कई लोग मिल्क से इंटॉलरेंस रहते हैं दोस्तों। कई सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है कि जिसके प्रति आप जो है वो रिएक्टिव हो गए हैं, मतलब आपकी वोवेल जो है रिएक्टिव हो गई है। आपको स्वयं पहचानना होगा उसका, और उसके बाद जो है आप इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं।
दोस्तों बड़ी गंभीर बीमारी है, व्यक्ति कंफ्यूज रहता है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, और इसके लिए जो है मैं आपको ट्रीटमेंट भी इसमें बताने वाला हूं। तो ये रहे कुछ इसके सिम्टम्स, और इसका जो मेन कॉज है दोस्तों वो एंजाइटी स्ट्रेस ही होता है। यदि अधिकतर देखा गया है कि जो लोग हर समय मेरा पेट, मेरा डाइजेशन, मेरा लिवर, मतलब कुछ इस तरह के सिम्टम्स हमारे पास लेके आते हैं कि सर हम तो वो भोपाल के सारे बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखा चुके हैं, नाम भी बताते हैं वो, और मैं कहता हूँ कि हाँ बस ठीक है। अब जब जांचें तुम्हारी सारी हो गई हैं, माउथ से लेके एनस तक सारी जांचें आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक की हो गई हैं और कहीं कुछ नहीं निकला है उसमें, तो दिस इज आईबीएस। आईबीएस है ये। एलोपैथिक डॉक्टर जब ये समझते हैं कि इनको आईबीएस है तो वो टेस्ट तो उनके पूरे, क्योंकि पेशेंट ने बोला है कि आप तो देखिए भाई कि क्या जांच है, क्या 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 एबनॉर्मलिटी है मेरे शरीर के अंदर, तो वो जांच करने में कोई बुराई नहीं है उनकी, वो जांच करते हैं। लास्ट में आपको किसी तरीके का ट्रैंक्विलाइजर या किसी तरीके का आपको एंटी डिप्रेसेंट वो लोग दे देते हैं, जिससे कि आप थोड़े समय के लिए शांत रहें, कि आप जो है कंप्लेंट नहीं करें, है ना दोस्तों। इसमें क्या है, एसिडिटी और इंडाइजेशन की इस तरह की एलोपैथिक दवाइयाँ दी जाती है, पेशेंट को रिलीफ नहीं होता है, और वो डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज करता रहता है कई बार, और बहुत सारी जो है उसको धनहानि भी होती है, और साथ साथ तकलीफें उसकी जस की तस रहती है। तब वो होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करता है कि इसके लिए क्या किया जाए। हम बताते हैं दोस्तों उसको कि आईबीएस है। आईबीएस के लिए जो है आपको सबसे पहले अपने डाइट पे मैनेजमेंट करना होगा, आपको क्या खाना है क्या नहीं इसका विशेष ध्यान रखना होगा, और ये कोई लिस्ट नहीं दी जा सकती है दोस्तों इसमें, क्योंकि आपको स्वयं देखना होगा कि मेरे लिए जो है क्या चीज़ सूट करती है और क्या नहीं करती है। जो चीज़ आपको डिसएग्री है, जो आपकी वोवेल को डिसएग्री है, उसको आपको अवॉइड करना होगा यहाँ पे। और जो एक अच्छी लाइफस्टाइल है दोस्तों वो आपको बिल्कुल करनी है, जिसमें कि आप अल्कोहल से, स्मोकिंग से, इससे दूर रहना है आपको। और जो स्लीप है आपकी ये प्रॉपर होनी चाहिए, आपको टाइम से सोना, टाइम से जागना, एक शेड्यूल होना चाहिए कि इतनी बजे मैं सो रहा हूँ, इतनी बजे जाग रहा हूँ, फिर ये रूटीन के काम कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों इसमें, क्योंकि ये स्ट्रेस और एंजाइटी और माइंड से रिलेटेड है, तो इसके लिए आपको स्लीप अपनी प्रॉपर रिलैक्सेशन जो है इसमें होना चाहिए। साथ साथ आप अवॉइड करें कि ऐसी चीज़ें आप खुद नोट करें कि जो हार्ड टू डाइजेस्ट है, लाइक नॉनवेज हो गया आपका, मिल्क प्रोडक्ट हो गए कुछ इस तरह के। यदि आपको लग रहा है कि ये जो है डाइजेशन में हैवी होंगे, आपको इसको अवॉइड करना है दोस्तों। पानी का इंटेक जो है आपको रेगुलर करना है। आप अब इसके लिए योगा, प्राणायाम, एंजाइटी स्ट्रेस से रिलीफ के लिए जो है आप इसमें कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा प्राणायाम बहुत अच्छा इसमें हेल्पफुल आपके लिए रहेगा दोस्तों। पेशेंट जो है सारे टेस्ट जब करवा लेते हैं और कुछ भी जब नहीं निकलता है कि भाई आपके आंतों में अल्सर नहीं है, आपका सीटी स्कैन आपका ठीक है, आपका इंडोस्कोपी ठीक है, आपकी सोनोग्राफी, ब्लड रिपोर्ट सब ठीक है, तो फिर क्या दिक्कत है? तो दोस्तों ये आईबीएस हो सकता है। दोस्तों आईबीएस एक बहुत गंभीर बीमारी है और काफ़ी लोग इससे जो है इस समय सफ़र कर रहे हैं, और तमाम तरह की दवाइयाँ लेने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है दोस्तों। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक दवाइयाँ, जो कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स जब आप यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ इसमें हो जाएगा दोस्तों। यदि आप डाइट को और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लेते हैं तो आप इससे 100% जो है मुक्ति पा लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो अपनी फर्स्ट नंबर की जो दवाई है दोस्तों वह है सल्फर 30, और इसको आपको जो है 2 बूंद सुबह सुबह डायरेक्ट ऑन टंग पे प्रयोग करना है लगातार 1 से 2 महीने। दोस्तों जो सल्फर है उसको की किंग ऑफ एंटीसोरिक दवाई कहा जाता है। मीन्स जो है ये एक पॉलीक्रेश दवाई है जो कि मल्टीपल सिस्टम पे जो है ये काम करती है। उसमें से एक दोस्तों ये आपकी बड़ी आंत, छोटी आंत पे भी काम करती है, जिसको कि आईबीएस की समस्या कहते हैं दोस्तों। इसमें जो है खास जो सिम्टम होता है कि आपको यदि कब्ज यदि रह रहा है, और साथ में कब्ज के साथ साथ आपको यदि एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, क्रैम्प्स आपको पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो है आपको कब्ज के साथ यदि पेन है, उसमें सल्फर आपको ऐसे केसेस में सूट करती है दोस्तों। यदि इसमें डायरिया का सिम्टम है कि आपको यदि सुबह मोशन के लिए एकदम उठ के एकदम तुरंत भागना पड़ता है, मीन्स कई लोग बताते हैं कि सर हम जैसी नींद हमारी खुलती है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे,
और तुरंत हमें मोशन के लिए तब जाना ही पड़ता है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको यूज़ करनी है सल्फर 30, और ये आपके जो है आईबीएस का एक मेन सिम्टम है, जिसमें कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट भी हो सकते हैं और दोनों साथ में भी हो सकते हैं, या जो है आपको कॉन्स्टिपेशन है चाहे आपको डायरिया है। दोस्तों बहुत इफेक्टिव जो है ये दवाई है और आईबीएस के लिए दोस्तों, और क्लिनिक में काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके देखे गए हैं। सेकेंड नंबर जो दवाई है दोस्तों वह है नक्स वोमिका 30, और इसको जो है आपको प्रयोग करना है सुबह 2 बूंद, दोपहर में 2 बूंद और रात को 2 बूंद डायरेक्ट ऑन टंग। दोस्तों कई सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनको कि पूरा ध्यान जो है उनका पेट पे ही अटका रहता है, और चाहे वो कुछ भी खा लें कुछ भी कर लें, उनका जो है डाइजेशन हमेशा डिस्टर्ब ही रहता है। ऐसे लोगों को दोस्तों स्टूल जो है ना हार्ड आती है ना सॉफ्ट आती है, लेकिन जो है इनको समय ज़्यादा लगता है फ्रेश होने में, और कितनी बार भी ये फ्रेश होने चले जाएं लेकिन इनको एक सेटिस्फैक्टरी फीलिंग नहीं आती है। इनएफेक्चुअल डिजायर्ड जो है इनको बनी रहती है कि मोशन अच्छे से हुआ ही नहीं, पेट अच्छे से साफ हुआ ही नहीं। तमाम तरह के जो है चूरन लेने के बाद, तमाम तरह के सिरप और किसी भी तरीके का जो है अदर पैथीज का कई सारे जो है वो ट्रीटमेंट उपाय करते हैं, जहां उनको जो मिलता है तमाम तरह की दवाइयाँ जो है वो उपयोग करते हैं, लेकिन डाइजेशन की समस्या हल नहीं होती है। और जो कि ज़्यादातर लेक्सेटिव और परगेटिव्स इस तरह के दवाइयों का उपयोग कर चुके हैं, उनके लिए दोस्तों नक्स वोमिका 30 काफ़ी सूट करती है, और ये दवाई जो है आपकी आईबीएस की समस्या को हमेशा के लिए ठीक भी कर सकती है। यदि आप सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, आप फिजिकल एक्सर्शन कम करते हैं, आप लेटे रहने का आपका काम है, बैठे रहने का आपका काम है, आप स्मोकिंग, आप अल्कोहल इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं, स्टिमुलेंट का ज़्यादा यूज़ करते हैं दोस्तों, आपको बहुत अच्छा सूट करती है ये दवाई, और काफ़ी सारी बीमारियां आपकी जो है इससे ठीक हो जाती हैं, उनमें से एक आईबीएस भी है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली दवाई की तरफ, और अगली जो दवाई है दोस्तों वह है इग्निशिया 30। अक्सर ये देखा जाता है कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, किसी तरीके के मानसिक तनाव, चिंता, बेचैनी, घबराहट, इस तरह के जो मरीज हैं जिनको कि कभी इतिहास में रहा है कि उनको कोई डिसअपॉइंटमेंट हो गया है, या उन्हें किसी लव्ड वंस को खो दिया है जिसकी वजह से वो ग्रीफ में है, दुख में है, उसके बाद से आईबीएस की समस्या शुरू हुई है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में इग्निशिया 30 काफ़ी उपयोगी दवाई है। इसका जो एक मार्क सिम्टम है कि स्टूल आपकी सॉफ्ट आए, उसके बाद भी यदि आपको पाइल्स जैसी कोई समस्या हो, मस्से आपके बाहर हो या ब्लीडिंग हो रही हो, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। पर सारे सिम्टम्स आपके नहीं भी मैच कर रहे हैं, लेकिन यदि आपको ग्रीफ और एंजाइटी, स्ट्रेस से इसका यदि रिलेशन है आपका, इसके बाद शुरू हुआ या उससे घटता बढ़ता है आपकी डाइजेशन की समस्या, उसमें दोस्तों इग्निशिया 30 काफ़ी उपयोगी दवाई है, ये आपको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली दवाई की तरफ दोस्तों, वह है एलोस सोक्रोटिना 30। और जिन लोगों को फ्रीक्वेंट डायरिया होता है, जो कि मॉर्निंग डायरिया है, वो तो आपको होगा ही होगा, साथ में इसमें म्यूकस का काफ़ी डिस्चार्ज होता है, यानी कई लोग बताते हैं कि आपको जो है म्यूकस यानी चिपचिपापन जो है स्टूल में रहता है, स्टूल अच्छे से नहीं होता है, बार बार मोशन के लिए जाना होता है दोस्तों, और इनको एक ये डर बना रहता है कि यदि मैं मोशन के लिए नहीं गया तो हो सकता है मेरे कपड़े खराब हो जाएं, यानी कि इनको यदि गैस भी डिस्चार्ज हो रहा है एनस से, तो उनको ये डर रहता है कि गैस के साथ कहीं जो है स्टूल का कोई मटेरियल जो है ना निकल जाए। हर समय जो है ध्यान पेट पे ही लगा रहता है दोस्तों, स्टूल पे ही लगता है उनको, बार बार मोशन के लिए जो है जाना होता है, और ये लोग जाते भी हैं। खाना खाने के बाद तुरंत स्टूल को भागना दोस्तों, ये भी एलोस का प्रमुख सिम्टम है। इस कंडीशन में आपको एलोस 30 का प्रयोग करना है, 2 बूंद सुबह, 2 दोपहर को, 2 रात को। वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक दवाई ये है। बढ़ते हैं अगली दवाई की तरफ, और वह है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम 30। और अर्जेंटम नाइट्रिकम के जो पेशेंट होते हैं दोस्तों, इनको एंटीसिपेटरी डायरिया होता है। मेरे जब मैं स्टूडेंट था और उस समय जो है हमारे क्लासमेट एक था, उसको जैसे ही वो खाना खाने बैठता और आधे उसको मिड ऑफ मील में, यानी कि आधे खाना खाने के बाद उसको स्टूल के लिए जाना होता था। दोस्तों हमने अपने सीनियर से कंसल्ट किया इसके लिए कि क्या किया जाए इसी कंडीशन के लिए। उन्होंने दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है सजेस्ट की हमको। पेशेंट को जब वो दी गई दोस्तों, तो विद इन 2 से 3 डेज उसका ये वाला जो सिम्टम था, ये जो उसकी परेशानी थी कि साथ में खाना खाने बैठे हैं और उसको स्टूल के लिए भागना होता था दोस्तों, ऐसी कंडीशन में ये काफ़ी उपयोगी दवाई है।
साथ-साथ दोस्तों जिनको कि कहीं मिलने जाना है किसी से, कोई ट्रेन पकड़नी है, कहीं इंटरव्यू देने जाना है, कोई एग्ज़ाम देने जाना है और उनको जो है डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है और ख़ासकर इसमें फ्रीक्वेंट मोशन जो है इनको आते हैं और साथ में यदि एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी हैं और साथ में एंजाइटी स्ट्रेस की हिस्ट्री है दोस्तों, ऐसी कंडीशन में अर्जेंटम नाइट्रिकम प्रमुख दवाई हो जाती है। पावर रहेगा 30 पावर, डोज रहेगा 2 बूंद सुबह, 2 दोपहर को, 2 रात को, डायरेक्ट ऑन डाउन। दोस्तों जैसा मैंने बताया कि इसमें कई बार क्रैम्प्स भी आते हैं, एब्डोमेन में पेन होता है और कई लोगों को ज़्यादा भी जो है इसमें पेन होता है और पेन इतना सीवियर होता है कि आपको पेट को अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के और आगे की तरफ जब आप झुकते हैं तभी आराम इसमें मिलता है। इस कंडीशन में आपको प्रयोग करनी है पेन के मैनेजमेंट के लिए कोलोसिन 30, 2 बूंद सुबह, 2 दोपहर को, 2 रात को। आप इसको रिपीट जल्दी भी कर सकते हैं, यदि पेन की एक्यूट कंडीशन है आप इसको घंटे 2 घंटे पे भी रिपीट कर सकते हैं। डोज रहेगा 2-2 बूंद का। दोस्तों एक लास्ट दवाई, एक यूनिक दवाई मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको कोई भी आईबीएस का पेशेंट जो है यूज कर सकता है, चाहे उसको आईबीएस सी हो, चाहे उसको आईबीएस डी हो, चाहे आईबीएस एम हो। दोस्तों वो दवाई है दोस्तों होलेरिया एंटी डिसेंट्री का। ये मदर टिंचर में आती है दोस्तों और इसको आपको प्रयोग करना है 1/4 कप गुनगुने पानी के साथ 20 बूंद सुबह को, 20 दोपहर को और 20 रात को। दोस्तों आईबीएस एक बहुत कॉमन समस्या आज के समय में हो गई है और इसका जो है एलोपैथिक में इसीलिए ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि इसका कॉज अभी तक अननोन है और आज तक साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इसको कंफ्यूज है लेके कि ये ब्रेन से इसका क्या ऐसा कनेक्शन है जो कि आपकी वोवल मूवमेंट दांतों को जो है डिस्टर्ब करता है। दोस्तों ऐसे केसेस में आपको होम्योपैथी काफ़ी मदद कर सकती है और साथ साथ जो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके डाइजेशन लाइफस्टाइल को ही यदि वो सुधार लें तो उनकी काफ़ी हद तक समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। दोस्तों ये रही मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो कि आईबीएस के लिए काफ़ी उपयोगी आपके लिए साबित होगी और इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।